जय हिंद दोस्तों, MS स्टडी जोन अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह वीडियो नंबर 8 है, जिसके अंतर्गत हम लोग थाना सरिस्ता और ये जो पुलिस मैनुअल है। एक बात आप लोग याद रखिएगा, जो पुलिस मैनुअल है, इन थाना सरिस्ता और पुलिस मैनुअल मिक्स करके प्रश्न बहुत सारा पूछा जाता है। इसीलिए आप लोग अगर पुलिस मैनुअल का भी एग्ज़ाम है तो आप लोग थाना सरिस्ता के वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये वीडियो नंबर 8वां है, जिसके अंतर्गत हम लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो देरी नहीं करते हुए, अगर आप इस समय पर नए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोग को एक बार फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नववर्ष मंगलमय हो। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि आपका मालखाना बही का संधारण का तरीका बिहार पुलिस हस्तक नियम के किस नियम में उल्लिखित, अर्थात मालखाना बही का जो संधारण किया जाता है वो किस PM रूल के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा 119। PM रूल नंबर 119 के अंतर्गत मालखाना बही का संधारण किया जाता है। याद रखिएगा, मालखाना बही का जो चाबी होती है वो SHO के पास रहता है। किसके पास रहता है? तो SHO के पास रहता है मालखाना बही का जो चाबी होती है। अगला प्रश्न है, पूछा जाता है कि उपरोक्त में से कौन सही है। तो ये तो यही था, पूछा था निम्नलिखित में से कौन सही है। तो आपको सही और गलत में टिक लगाना है। मालखाना बही में सभी चोरी की गई संपत्ति अंकित की जाती है। तो ऐसा बात नहीं है, मालखाना बही में चोरी की गई सभी संपत्ति को अंकित नहीं किया जाता है, तो ये गलत है। मालखाना बही में निर्वस्यीय संपत्ति को भी दर्ज किया था, बिल्कुल सही है। निर्वस्यीय संपत्ति का मतलब होता है ऐसी संपत्ति जिसका स्वामित्व, जिसका मालिक का पता नहीं है, इस संपत्ति को मालखाना बही में रजिस्टर किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मालखाना बही में केवल वही संपत्ति दर्ज किया जाता है जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है, बिल्कुल गलत है। ऐसी बात नहीं है कि मालखाना में केवल वही संपत्ति दर्ज की जिसे पुलिस अपने कब्जे में लिया जाएगा। अगला है, मालखाना बही में चोरी की गई संपत्ति यदि पहचान योग्य हो तो दर्ज किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो जो संपत्ति पहचान करने योग्य हो जाती है उसे ही मालखाना बही में हम लोग संधारण करते हैं। मालखाना बही से मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्टिव वीडियो है, उसको आप लोग जाकर अपने प्ले लिस्ट में जाकर देख कर आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा था कि मालखाना बही की किस पुलिस हस्तक पर पत्र में भरा जाता है। तो मैंने पहले PM रूल जो अभी बताया था आप लोग को, ये PM रूल होता है 119 कि मालखाना बही का जो संधारण किया था PM रूल नंबर 21 में। और अब पूछा जाता है PM फॉर्म, तो PM जो इसका फॉर्म होता है वो होता है 18 नंबर। PM फॉर्म 18 में ये पुलिस हस्तक परपत्र, ये मालखाना बही का जो पुलिस हस्तक परपत्र वो कितना 18 है। आप लोग से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं कि किस PM रूल 116 का संबंध बताइएगा आप लोग। और PM फॉर्म जो है आप 15, चलिए 15 और 16 दोनों बताइएगा। 15 और 16 किससे संबंधित है? PM रूल नंबर 116 और PM फॉर्म नंबर 16 और 15 किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला है, पुलिस हस्तक नियम के 121 मतलब PM रूल 121 में किस तरह की संपत्ति का मालखाना बही में अंकन का प्रावधान है। मतलब पुलिस हस्तक नियम 121 में भी मालखाना बही में अंकित की जाती है पुलिस हस्तक नियम 121 के अंतर्गत। तो इसमें कौन कौन से संपत्ति को अंकित किया जाता है? तो याद रखिएगा, जो संदिग्ध वस्तुएं होती है या संदिग्ध जो आपकी संपत्ति है, संदिग्ध संपत्ति को मालखाना बही में संधारण किया जाता है। स्वामित्व विहीन संपत्ति को आपको क्या किया जाता है? मालखाना बही में अंकित किया जाता है। निर्वसियत संपत्ति मतलब जिस संपत्ति की कोई वसीयत नहीं है उन संपत्ति को क्या किया जाता है? तो मालखाना बही में अंकित किया जाता है। तो याद रखिएगा, संदिग्ध को, स्वामित्व विहीन को, निर्वसियत संपत्ति को मालखाना बही में संधारण किया जाता है। चलिए अगला जो है कि पूछा था प्रश्न, जब मालखाना बही में संबंधित संपत्ति को किसी को लौटाई जाए तो लौटाने की रसीद की जो संख्या होती है बही के किस स्तंभ में अंकित होती है? तो याद रखिएगा, ये अंकित नंबर कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। मान लीजिए कोई चोरी गई संपत्ति जो पहचान योग्य है
उनको मान लीजिए दर्ज कर किया है। मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल चोरी हुआ था, पहचान योग्य है, जब वो संपत्ति को लौटाया जाता है तो ये एक जो मालखाना बही का जो स्तंभ होता है वो स्तंभ 7 में दर्ज की जाती है। अगला प्रश्न है, किस तरह की जब्त संपत्ति की सूचना अनुमंडल मजिस्ट्रेट को दी जाती है? तो अनुमंडल मजिस्ट्रेट को अगर कोई संपत्ति हम लोग जब्त करते हैं तो अनुमंडल जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जिसको हम लोग SDM बोलते हैं, उनको सूचना दी जाती है। ऐसी कौन सी संपत्ति होती है? तो याद रखिएगा कि IPC की धारा जो 457 है उसके अंतर्गत बताया गया है कि जो भी संदिग्ध वस्तुएं अगर हम लोग मालखाना बही में संधारण करते हैं तो इनकी सूचना हम लोग को SDM को देना पड़ता है, या निर्वसीय संपत्ति का कोई मालिकाना हक किन्हीं के पास नहीं है। तो इस प्रकार की संपत्ति को अगर हम लोग जब्त करते हैं तो इनकी सूचना हम लोग को SDM साहब को देना होता है, अनुमंडल मजिस्ट्रेट को देना होता है। अगला प्रश्न, निर्वसित संपत्ति का निपटान किसके आदेश से किया जाएगा? तो वही बात हुआ, हम लोग जो नीलामी वगैरह पढ़ते हैं तो वो किनके आदेश से किया जाएगा? तो अनुमंडल मजिस्ट्रेट SDM कि अगर निर्वसित संपत्ति का निपटान करना है, मान लीजिए कि जिस संपत्ति कोई मालिकाना हक नहीं है उसके संपत्ति का हम लोग को अगर निदान करना है तो SDM महोदय के आदेश से ही किया जाएगा। मालखाना बही कितने प्रति में लिखी जाती है? तो याद रखिएगा, मालखाना बही हमेशा 2 प्रति में लिखी जाती है। अगला है, मालखाना विवरणी किसके पास तथा कौन कौन सी प्रति भेजी जाती है? तो याद रखिएगा, जो मालखाना जो प्रति होती है यह इसकी कोर्ट प्रभारी को भेजते हैं हम लोग, ताकि वहाँ से मिलान हो सके। कोर्ट में जो एक प्रभारी होते हैं वो कोर्ट प्रभारी को हम लोग भेजते हैं। और याद रखिएगा, इसको हम लोग कौन सा प्रति भेजते हैं? तो मूल प्रति भेजते हैं, कि हम जो भी संपत्ति हम जो मालखाना बही में रजिस्टर करते हैं उसकी मूल प्रति कोर्ट प्रभारी को भेजते हैं। मालखाना बही के साथ कौन कौन सा फाइल संधारित किया जाता है? तो मालखाना बही के साथ आपका मालखाना रसीद वाउचर, जिम्मेनामा रसीद वाउचर और मजिस्ट्रेट आदेश वाउचर भरा जाता है। तो हमारा जो ये जो 10 नंबर प्रश्न है इसका आंसर मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मालखाना बही के साथ कौन कौन से फाइल संधारित की जाती है। तो मैंने पहले ही कहा कि मालखाना बही में जो संदिग्ध वस्तु या निर्वसनीय वस्तु या स्वामित्वहीन वस्तुओं को जो हम लोग जब्त करते हैं तो उसकी मालखाना रसीद वाउचर होती है। तो कौन कौन से फाइल इसके साथ संधारित करते हैं? तो मालखाना रसीद वाउचर संधारित करते हैं। जिम्मेनामा रसीद वाउचर, मान लीजिए कोई संपत्ति को अगर हम लोग जब्त करते हैं और उसे लेके थाना पर लेके आना कठिन है तो हम लोग क्या करते हैं, उसी संपत्ति को किसी जो सम्माननीय व्यक्ति होते हैं या जो विश्वसनीय व्यक्ति हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जिम्मेनामा पर दे देते हैं। उसे क्या करते हैं हम लोग, जिम्मेनामा पर दे देते हैं। तो इस रसीद को भी हम लोग रखते हैं, मालखाना बही से संधारित करते हैं। जिम्मेनामा रसीद वाउचर, उसके बाद मजिस्ट्रेट आदेश वाउचर। अगर कोई संपत्ति निर्वसित संपत्ति है, इसे अगर मजिस्ट्रेट महोदय आदेश दे देते हैं इसका निपटान करने का, तो उसके आदेश की प्रति भी हम लोग कहाँ रखते हैं? तो मालखाना विवरणी के पास रखते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अगला है, कुर्की जब्ती से संबंधित सामानों का निपटान 200 के किन धाराओं के अधीन होगा? तो इनका जो 200 की धारा मतलब CRPC की जो धारा है वो आपका 84 और 458 और 459 इन धाराओं के अधीन जो कुर्की की गई संपत्ति होती है उसका निपटान किया जाता है। कोई व्यक्ति जब गिरफ्तारी के डर से भाग जाता है तो उनके संपत्ति की कुर्की का आदेश कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। तो हम लोग जो कुर्की करते हैं उसके बाद उनके संपत्ति को हम लोग जो निपटान करेंगे वो CRPC की धारा 84 के अंतर्गत या 458 के अंतर्गत या 459 के अंतर्गत। जब मैं डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊँगा तो मैं आप लोग को ये बता दूँगा ये कौन कौन से नियम है। अगला प्रश्न है, आयुधों के बारे में मतलब हथियार के बारे में मालखाना से संबंध किस पुलिस हस्तक नियमों में प्रावधान है? तो इसका जो प्रावधान है वो PM रूल नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इनका PM रूल नंबर है 325 कि आयुध का जो मालखाना बही में जो संधारण किया जाता है वो किस पुलिस हस्तक नियम के अंतर्गत संधारण किया जाता है? तो 325 आयुध के संबंध में। जिम्मेनामा रसीद क्या है? तो मैंने अभी ही बताया था कि जिम्मेनामा रसीद संचिका क्या होती है कि जब कोई प्रदर्शक को किसी के जिम्मा में जब कोई प्रदर्शक को
प्रदर्श को या कोई संपत्ति को जब किसी के जिम्मा पर हम लोग सौंपते हैं तो उससे एक मतलब कि क्या कहें उसको रसीद बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं जिम्मेनामा रसीद संचिका। जिम्मेनामा रसीद मतलब किसी को कोई संपत्ति अगर उसके जिम्मा पर उसको दिया जाता है, जिसे हम लोग थाना में लाना काफ़ी कठिन होती है। मान लीजिए किसी के भवन का ही मान लीजिए जिम्मेनामा पर देना है तो उसको थाना में लाना कठिन है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग किसी व्यक्ति को जिम्मेनामा पर दे देते हैं। तो चाहे वो कोई प्रदर्श हो, चाहे वो कोई संपत्ति हो, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसे थाना पर लाना मुश्किल है, तो ऐसी संपत्ति को हम लोग क्या करते हैं किसी जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेनामा पर दे देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं जिम्मेनामा रसीद। MS स्टडी जोन परिवार में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है, जब फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु वारंट निर्गत होता है तो हाक डाक सूचना भेजी जाती है। मान लीजिए कोई अभियुक्त है और वह फरार चल रहा है, तो इसकी सूचना हम लोगों को कहाँ दी जाएगी? ये प्रश्न कट गया है। यहाँ का जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन सही है। पूछा गया प्रश्न है कि इनमें से कौन सही है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर घ होगा कि जब अभियुक्त रंगे हाथ गिरफ्तार न हुआ हो तो हाक डाक सूचना अगल बगल के थानों में भेजी जाती है। यही याद रखिएगा कि अगर हाक डाक से प्रश्न पूछा जाएगा इनमें कौन से सही है, तो याद रखिए जब अभियुक्त रंगे हाथ गिरफ्तार नहीं होता तो हम लोग हाक डाक सूचना भेजते हैं। अगला प्रश्न है, हाक डाक सूचना क्यों भेजी जाती है? तो मैंने अभी ही बताया कि हाक डाक सूचना क्यों भेजी जाती है। तो इसका जो आंसर होगा कि अभियुक्त की गिरफ्तारी में सहयोग हेतु। अभियुक्त की मान लीजिए कोई अगर अभियुक्त है, उसकी अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही है और वो मान लीजिए कहीं और भाग गया है, तो इसकी जो गिरफ्तारी होगी इसमें सहयोग करने के लिए अभियुक्त की गिरफ्तारी में सहयोग हेतु ये भेजी जाती है, आसपास के थानों में भेजी जाती है। तो हाक डाक सूचना क्यों भेजी जाती है? तो अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु। हाक डाक सूचना भेजने का प्रावधान किस आरक्षी हस्तक प्रपत्र नियम में दिया गया है? तो याद रखिएगा ये जो PM रूल नंबर दिया गया है, PM रूल नंबर, तो इसका जो आंसर होगा कि हाक डाक सूचना भेजने का प्रावधान किस आरक्षी हस्तक नियम में है। मतलब पूछा जा रहा है कि हाक डाक सूचना किस PM रूल के अंतर्गत भेजा जाता है, किस PM फॉर्म के अंतर्गत भेजा जाता है। तो सबसे पहले मैं समझा देना चाहता हूँ कि हाक डाक क्या है। कि जब कोई अभियुक्त रंगे हाथ मान लीजिए गिरफ्तार नहीं है, मान लीजिए कोई अभियुक्त कोई व्यक्ति क्राइम किया, उसके बाद वह गिरफ्तार नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं इसकी सूचना का हम लोग तुरंत प्रचार प्रसार करते हैं ताकि वो गिरफ्तार हो जाए। जैसे रेल थाना करेंगे, नदी थाना करेंगे, आसपास के जो भी कर्मचारी है उसके सहयोग को पाने के लिए हम लोग हाक डाक सूचना भेजेंगे। जिसका जो PM रूल नंबर है वो PM रूल नंबर है 151 और PM फॉर्म नंबर जो है वो है PM फॉर्म नंबर 27। तो याद रखिएगा ये बहुत बार पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाक डाक सूचना भेजी जाती है। फिर वही प्रश्न आ गया, हाक डाक सूचना कब भेजी जाएगी? तो आप लोग इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं तब समझ जाऊंगा कि आप लोग भी ईमानदारी से आप लोग पढ़ रहे हैं। अगला है, हाक डाक सूचना भेजी जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो हाक डाक की जो सूचना होती है वो उन थानों को जिनकी सीमाओं में दोषी के पाए जाने की संभावना होगी वहीं भेजा जाएगा। मान लीजिए कि आपका ये थाना क्षेत्र था, इस थाना क्षेत्र में कोई व्यक्ति क्राइम किया है और वो मान लीजिए कि दूसरे थाना क्षेत्र में भाग गया और आपको सूचना मिली है, गुप्त सूचना मिली है कि ये जो व्यक्ति है यह मान लीजिए राजगीर थाना है, यह राजगीर थाना से मान लीजिए कि ये चला गया है आपको पटना के किसी थाना में। तो आप क्या कीजिएगा, राजगीर थाना से पटना का अगर कोई थाना है तो उस थाना क्या कीजिएगा, आप लोग सूचित सूचना भेजिएगा। क्या कीजिएगा, हाक डाक भेजिएगा। तो PM रूल नंबर कितना है 151 और प्रपत्र कितना भरा था 27 में कि इस प्रकार का, उसमें आप लोग को अपराधी का नाम, उम्र, फिर पिता का नाम, उसका रंग रूप भी भेजा जाता है। तो इस प्रकार से यह सूचना भेजी जाती है। अगला है कि अगर घटना की सीमा दूसरे रेंज क्षेत्र में हो तो हाक डाक की सूचना किसको भेजी जाएगी। मान लीजिए दूसरे रेंज क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि ये जो रेंज होता है, जैसे
पूर्णिया रेंज हो गया, पटना रेंज हो गया, नालंदा रेंज हो गया, अलग अलग जो प्रमंडल जो होते हैं, जिनके जो रेंज होते हैं, उनको अगर सूचना भेजनी हो तो सूचना किसको भेजी जाएगी? तो याद रखिएगा, ये उप महानिरीक्षक को भेजा जाएगा। जो रेंज के जो महानिरीक्षक, किसको भेजा जाएगा? तो पुलिस उप महानिरीक्षक को भेजा जाएगा। अगर रेंज बदल जाएगा तो रेंज बदल किसको हो जाएगा? पुलिस उप महानिरीक्षक को। हाक डाक सूचना किस पीएम फॉर्म के अंतर्गत भेजी जाएगी? तो मैंने अभी ही बताया था, इसका जो पीएम फॉर्म नंबर होता है वो होता है आपको पीएम फॉर्म नंबर 27। अगला है, हाक डाक सूचना निम्नलिखित में से किन किन अभिलेखों से जुड़ा हुआ है? मतलब अगर हाक डाक सूचना अगर हम भेजते हैं तो वो कौन कौन रजिस्टर से जुड़ा हुआ रहता है? तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा आपका ग होगा और घ होगा। प्राथमिकी में भी, क्योंकि प्राथमिकी अभियुक्त है तो वो प्राथमिकी में जुड़ा हुआ रहेगा ही, और स्टेशन डायरी में भी जुड़ा हुआ रहेगा। और इन सारे स्टेशन डायरी में भी आपका क्या रहेगा? तो जुड़ा हुआ रहेगा। प्राथमिकी में भी जुड़ा रहेगा और स्टेशन डायरी में, क्योंकि जब वो अभियुक्त भागा हुआ है तो पहले उस पर केस हुआ होगा, केस हुआ होगा तो उस पर एफआईआर हुआ होगा, इसी को हम लोग प्राथमिकी बोलते हैं। और हर चीज़ स्टेशन डायरी में लिखी ही जाती है। तो इन दोनों अभिलेखों से जुड़ा हुआ है कि आपका हाक डाक सूचना। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए आप लोग। मैं डिस्क्रिप्टिव प्रश्न बना रहा हूँ पुलिस मैनुअल का, करीब 20 प्रश्नों का मैं पुलिस मैनुअल का बनाऊंगा, जिनसे अक्सर प्रश्न एग्जाम में आपसे आ ही जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।